है दोस्तों, मैं हरीश। आप लोग कैसे सब? चलिए आज हम बात करेंगे कंप्लीट ब्लड काउंट की। मैं और एक ही वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करूंगा। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को विजिट करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, है ना। आज हम कंप्लीट ब्लड काउंट में देखते हैं सीबीसी जो होता है, यह टेस्ट क्यों कराया जाता है, किस लिए कराया जाए और ये कब कराना चाहिए, कौन से वाइल्स में लेना चाहिए, इसका टेस्ट खाली पेट कराना चाहिए, भरे पेट फास्टिंग में, या खाना खाने के बाद कराएं। तो ये सारी जानकारी आज देंगे। मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जो हमारे बिगिनर्स होते हैं, जो ट्रेनर्स होते हैं, जिनको ट्रेनिंग करना होता है, इंटर्नशिप वाले बच्चे होते हैं, या फिर जो नहीं जानते हैं, जिनको इस चीज़ में नहीं उतरना है इस फील्ड में, उन लोगों के लिए भी मैं बता दूं जानकारी के लिए कि यह टेस्ट जब कराया जाता है तो इसमें किसी भी तरीके की कोई प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है आपको। आप किसी भी टाइम इस सैंपल को करा सकते हैं, इस ब्लड टेस्ट को फास्टिंग में भी करा सकते हैं, खाना खाने के बाद भी करा सकते हैं, कोई प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। और इसका सैंपल जो लिया जाता है, टॉप ब्लू कलर की जो या फिर वायलेट कलर की जो वाइल्स होती है, जिसको एडीटीए ट्यूब बोलते हैं, उसमें लिया जाता है। एक्चुअली उसमें क्या होता है, एडीटीए एक केमिकल होता है जो कि हमारे सारे सेल्स को एक मजबूती से बनाकर रखता है अबाउट 6 आवर्स के लिए। तो उसमें जो होता है ब्लड जमने नहीं देता है, एंटीकोगुलेंट पड़ा होता है एडीटीए करके। अब एडीटीए के बारे में और मैं डिटेल्स में बताऊंगा जब मैं वाइल्स के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन ये किसी के भी लिए हो, आप चाहे ब्लड टेस्ट करवाने जा रहे हो या फिर क्या नाम करवाना ही है, तो इसके लिए आपको किसी भी तरीके की कोई प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक खाली पेट भी करा सकते हैं, किसी भी टाइम भी करा सकते हैं। चलिए अब सीबीसी को हम और किस नाम से जानते हैं? सीबीसी को हम दूसरा नाम देते हैं। सीबीसी का दूसरा जो नाम होता है वो होता है हीमोग्राम। ठीक है, हीमोग्राम देते हैं। अब हीमोग्राम में ईएसआर दिया जाता है, जबकि सीबीसी में हीमोग्राम ईएसआर नहीं दिया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। अब ये सीबीसी के कंपोनेंट देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है आरबीसी। ठीक है, ये सबसे पहले आता है सीबीसी की रिपोर्ट में, हीमोग्लोबिन आता है, फिर आता है आपका आरबीसी वगैरह आते हैं। मतलब हर जगह की रिपोर्ट का फॉर्मेट अलग अलग होता है हर पैथोलॉजी के, तो आप देख लीजिए उसके अकॉर्डिंग। लेकिन मैं इसके कंपोनेंट की हिसाब से बता रहा हूँ आपको, तो आपको अलग अलग तरीके से देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पर बात करते हैं, आरबीसी आती हैं, फिर इसके बाद हीमेटोक्रिट आता है, हीमोग्लोबिन आता है, एमसीबी आता है, एमसीएच आता है, एमसीएचसी आता है, आरडीडब्ल्यू आता है, वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स 5 तरीके के, तो वाइट ब्लड सेल्स देख लेते हैं 5 तरीके कौन कौन सी होती हैं, है ना। तो सबसे पहले आता है आपका न्यूट्रोफिल्स आता है। तो डब्ल्यूबीसी जो 5 तरीके के होते हैं उनमें सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स होता है, फिर लिम्फोसाइट होता है, फिर मोनोसाइट, इसिनोफिल, बेसोफिल। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं हमारी प्लेटलेट्स होती हैं। जो प्लेटलेट्स होती हैं वो भी 4-5 तरीके की होती हैं, 4 तरीके की होती हैं। एक तो होता है एमपीबी। तो हमारी प्लेटलेट्स 4 तरीके की होती हैं, जिसमें सबसे पहले आता है एमपीबी, फिर आता है पीसीटी, फिर आता है पीडीडब्ल्यू, फिर एलपीसीआर। अब एमपीबी का मतलब होता है मीन प्लेटलेट्स वॉल्यूम, पीसीटी का मतलब होता है प्लेटलेट्स क्रिट, और पीडीडब्ल्यू का मतलब होता है प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, एलपीसीआर का मतलब होता है लार्ज प्लेटलेट्स क्रिट रेशियो क्या है। चलिए आगे जानते हैं हम लोग, है ना। आगे आप बात करते हैं, तो सबसे पहले आरबीसी आता है आपका। तो आरबीसी में सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इसका क्या फंक्शन होता है, क्या काम होता है। तो आरबीसी ट्रांसपोर्ट करती हीमोग्लोबिन को, विच कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू टिश्यू थ्रू आउट योर बॉडी। अब ये हम जो ऑक्सीजन हम सांस के जरिए से लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, उसको हमारे लंग्स से लेकर के ऑक्सीजन को हमारे टिश्यूओं तक पहुंचाना होता है। और इसके बाद प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो एंड स्टिमुलेटेड बाय एरिथ्रोपोएटिन विच इज मेड इन द किडनी। अब ये हमारे जो किडनी होती है, किडनी में एक हार्मोन्स बनता है जिसको एरिथ्रोपोएटिन कहते हैं।
ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे आरबीसी बनने के लिए। देखो भैया आया पूरे ब्लड बनने के लिए हमको 5 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। मैं उनके नाम लिखे दे रहा हूँ, आप एक बार देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं। प्रोटीन होती है सबसे पहले आरबीसी बनने के लिए, फिर दूसरे नंबर में विटामिन B12 होता है, आयरन होता है, फोलिक एसिड होता है, एरिथ्रोपोएटिन नमक हार्मोन्स होता है। ये हमारे ब्लड बनने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब अगर बात करें तो इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है सभी में, तो जो मेल होता है एडल्ट मेल उसमें 4.2, इसके नॉर्मल रेंज की बात कर लेते हैं। तो जो नॉर्मल रेंज होती है ये मेल में 4.2 से लेकर के ये 5.8 मिलियन पर mm³ होती हैं। और फीमेल की बात की जाए तो 3.8 से लेकर के ये 5.20 मिलियन तक होती हैं। अब आरबीसी कैसे दिखती हैं उसको दिखाते हैं हम आपको। तो ये देखो, ये सब आरबीसी हैं, ये आरबीसी बनी हुई है, ठीक है। अब ये जो आरबीसी बनी हुई है, इस आरबीसी का जो साइज होता है और शेप होता है उसको भी देख लें ज़रा। तो ये सबसे पहले, ठीक है, 7 to 8 माइक्रोमीटर की होती है और इसकी विड्थ जो होती है 2.5 से 3.5 mm में होती है। और इसमें साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। और इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। क्या एब्सेंट होता है? न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। हीमोग्लोबिन देखते हैं। अब आरबीसी की बात अगर जो आता है तो हीमोग्लोबिन आता है। हीमोग्लोबिन जो होता है एक नॉर्मल एडल्ट मेल में जो होती है, नॉर्मल रेंज इसकी वो 12 ग्राम पर डेसीलीटर से लेकर के ये 18 ग्राम पर डेसीलीटर तक हो सकता है। वहाँ फीमेल में अगर बात करें तो ये 11 ग्राम पर डेसीलीटर से लेकर के ये 15 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर तक हो सकता है, ठीक है। अब इसके बात की जाए कि हीमोग्लोबिन और HCT क्या होता है, तो HCT को भी देख लेते हैं। HCT जिसको हीमेटोक्रिट बोलते हैं और इसको एक नाम से और जाना जाता है। HCT का दूसरा नाम क्या है भैया? तो HCT का दूसरा नाम होता है PCB। PCB का मतलब होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम, ठीक है। हाँ, अब आगे बात करते हैं हीमेटोक्रिट क्या होता है। तो हीमेटोक्रिट भैया परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ होल ब्लड दैट इज मेड अप रेड ब्लड सेल्स। यानी अब जो हीमोग्लोबिन होता है उसी की बेस पर इसको हम निकाल भी सकते हैं। हीमेटोक्रिट ये परसेंटेज बताता है वॉल्यूम ऑफ होल ब्लड दैट इज मेड अप रेड ब्लड सेल्स। यानी आपके रेड ब्लड सेल्स का वॉल्यूम कितना है आपके ब्लड में, यानी आपका शरीर में खून कितना है, किस तरीके से मेजर करेंगे उसको एक तरीके से बताता है। और दूसरी बात, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे हम प्लाज्मा भी निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे प्लाज्मा, आइए चलिए देखते हैं। तो प्लाज्मा निकालने के लिए जैसे यहाँ पर HCT दे रखा है, ठीक है। तो आपका HCT मान के चलिए यहाँ पर कितना आया। HCT आपका, जैसे आपका HCT निकालना है कि हमारे ब्लड में कितना हमारा प्लाज्मा है और कितना ब्लड हो सकता है, तो उसको अगर देखते हैं तो उसके लिए सबसे पहले जो HCT होता है उसको देख लेते हैं। ये देखो HCT जैसे आपको 42 आया, 42.6 आया, तो उसको आप 100 में माइनस कर देंगे तो आपके बॉडी में कितना प्लाज्मा मिलेगा? 57.4% प्लाज्मा मिलेगा। इसीलिए आपको बताया जाता है कि हमारे जो बॉडी में ब्लड जो होता है उसमें से 55% जो हमारा होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा होता है। बाकी के 45% में आरबीसी होती हैं आपकी, और 1% में लगभग आपके WBC और प्लेटलेट्स होती हैं। तो इस तरीके से पता चल जाता है कि हमारे शरीर में कितना खून हो सकता है। ओके,
चलिए देखते हैं। देखो HCT की जो नॉर्मल रेंज होती है एडल्ट मेल में, ये 38 से लेकर के 48 या 54 तक दे रखा है इसमें, तो ये रेंज होती है फीमेल में, जबकि वहीं पर थोड़ा सा कम होता है, 34 से लेकर के 46 या 48 तक होता है। आगे बात करते हैं हम HCT कैसे निकालते हैं। तो HCT निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला ये है। देखो HCT निकालने का फार्मूला जो होता है वो HCT बराबर HB, यानी हीमोग्लोबिन जितना आया उसमें से 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका HCT निकल आएगा। और अगर आपको HCT मिल जाता है तो आपको हीमोग्लोबिन अगर निकालना है तो उसमें 3 से डिवाइड कर देना, आपका हीमोग्लोबिन निकल आएगा। आगे चलो बात करते हैं, हम करते हैं MCV की। तो मैंने बताया MCV मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 78 to 100 फेम्टोलीटर में होती है। ये दर्शाता है अगर MCV की जो रेंज है वो अगर 78 के नीचे जा रहा है तो इसको माइक्रोसिटिक बोलेंगे, अगर ये 70 to 100 के बीच में रहता है तो इसे नॉर्मोसिटिक बोलेंगे, अगर ये 100 के ऊपर जा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, माइक्रोसिटिक बोलेंगे। अभी मैं इसको और आगे लार्ज करूँगा, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन उसके पहले मेरे वीडियो को लाइक करो यार, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, कम से कम महीने के अंदर 1000 सब्सक्राइबर तो करवा ही दो यार प्लीज़। चलिए देखते हैं कि ये जो माइक्रोसिटिक, नॉर्मोसिटिक या माइक्रोक्रोमिक जो या फिर माइक्रोसिटिक दे रखा होता है ये कब यूज किया जाता है। तो ये आप जब GBP टेस्ट कराते हैं तो उस टाइम में आप ये वर्ड देखेंगे, माइक्रोसिटिक क्या होता है, नॉर्मोसिटिक क्या होता है, या फिर माइक्रोसिटिक क्या होता है, या GBP में देखेंगे। अब अगर MCV हमें निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला मैं लिखे दे रहा हूँ। देखो जब MCV निकालना होता तो MCV के लिए करना है HCT × 10 कर देना, ऑब्लिक में RBC कर देना है, तो आपका MCV निकल आएगा, राइट। चलो आगे MCH की बात कर लेते हैं। देखो ये MCH क्या होता है, मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ये किस कंडीशन में, या इसको क्या बोल सकते हैं वो उसको देख लेते हैं। तो जब ये अगर नीचे की तरफ जा रहा है 27 से लेकर के नीचे की तरफ जा रहा है तो इसको हाइपोक्रोमिक बोलेंगे, अगर नहीं जाता है 27 to 34 रहता है तो इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मोक्रोमिक बोलेंगे। और अगर ये 34 से ये बढ़ जाता है इसकी संख्या में, यानी अपने नॉर्मल रेंज से, तो इसको क्या बोला जाता है, हाइपोक्रोमिक बोला जाता है। ये नॉर्मल रेंज लिखी हुई है सभी की, ठीक है। चलो ये हाइपोक्रोमिक, नॉर्मोक्रोमिक, ये भी GBP में आपको देखने को मिलता है, ओके। अब आती है MCH एंड RDW के बारे में। तो भैया MCH जो होता है या MCHC, इसका मेन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कितना है उसको देखते हैं, यानी एक RBC ने हमारे कितना हीमोग्लोबिन का जो है कंसंट्रेशन कितना होता है उसको बताता है। 32 कितना होता है, 38 तक, या फिर कहीं कहीं 30 से लेकर के 36 तक दे रखा होता है किसी किसी CBC रिपोर्ट में। और अगर इनको निकालने की बात करें तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है HB × HCT, ठीक है। RDW की बात करें तो RDW जो होता है रेड सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन विदित होता है। इट इज कोरिलेट विद द डिग्री ऑफ एन आइसोसाइटोसिस और वेरिएशन इन रेड ब्लड सेल्स विदित, ठीक है। नॉर्मल रेंज दे रखा है 10 से 15% में होती हैं। अब ये एनाइसोसाइटोसिस क्या होता है, एक वर्ड और होता है पोइक्लोसाइटोसिस, ठीक है। अब मैं यहाँ थोड़ा सा समझाना चाहूँगा आप लोगों को। जब हमारी RBC क्या हो, एक ही साइज की हो, यानी एक RBC जैसे इतनी बड़ी है तो RBC इतनी ही बड़ी होना चाहिए, और उनमें कोई वेरिएशन ना देखने को मिले, भले ही उनके अंदर हीमोग्लोबिन का कंटेंट या उनका कलर जो है डिफरेंट है, बट एक ही साइज की दिखाई दे रही हैं, उनको क्या बोला जाता है, एनाइसोसाइटोसिस। अब पोइक्लोसाइटोसिस क्या होता है, तो भैया पोइक्लोसाइटोसिस का मतलब होता है जो RBC आपकी एक साइज की ना हो, ठीक है, एक साइज की जब ना हो, इनमें डिफरेंट तरीके के सेल दिखाई दें तो उसे क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है पोइक्लोसाइटोसिस कहा जाता है।
और जो पॉइक्लोसाइटोसिस होता है ये हमारी जो होती हैं, जो पॉइक्लोसाइटोसिस होती हैं मैंने बताया डिफरेंट साइज की होती हैं, और ये कभी कभी पेंसिल सेल भी पाई जाती हैं इनमें, तो टारगेट सेल भी पाई जाती हैं। तो इनको क्या बोला जाता है, जब टारगेट सेल, पेंसिल सेल या टीयर ड्रॉप सेल होती हैं, जब एबनॉर्मल साइज इनका पाया जाता है, शेप भी पाया जाता है, तब इनको पॉइक्लोसाइटोसिस बोला जाता है। और जब एक ही साइज के हों लेकिन उनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा या उनको साइटोप्लाज्म सही तरीके से ना हो, उसको हम क्या बोला जाता है, एनाइसोसाइटोसिस। बात क्लियर है? तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, हम RDW से डिसाइड कर सकते हैं। जब आपका RDW 10 से 15 के बीच में होता है तो इनमें किसी भी तरीके का कोई चीज़ नहीं दिया जाता है। लेकिन वहीं पर जब अगर एनाइसोसाइटोसिस की बात की जाती है तो इनका जो क्या होता है, साइज जो होता है बढ़ जाता है, यानी RDW का जो नॉर्मल रेंज होती है उससे बढ़ जाता है, यानी 17 तक अगर ये होता है, 17 से 18 के बीच में, तब इसे एनाइसोसाइटोसिस बोला जाता है। जब इससे ज़्यादा हो जाता है तो इसे पॉइक्लोसाइटोसिस बोला जाता है। लेकिन पॉइक्लोसाइटोसिस देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप के अंदर में रख करके स्लाइड को एग्जामिन किया जाता है। उसमें देखा जाता है कि RBC में कोई टारगेट सेल तो नहीं आ रही है, कोई टीयर ड्रॉप सेल तो नहीं आ रही है, पेंसिल सेल तो नहीं आ रही है। इस तरीके की सारी चीज़ें देख करके हम क्या डिसाइड करते हैं, ये आगे जा कर के डिसाइड किया जाता है कि हमारे RBC किस तरीके के हैं। समझ में आई बात? अगर ना किसी को समझ में आई हो, देखो इसमें और भी होती हैं, पेंसिल टारगेट सेल्स और क्या नाम है, टीयर ड्रॉप सेल्स होती हैं। इसमें ओवल सेल्स भी होती हैं, कभी कभी अंडे आकार में होती हैं, ठीक है। हाइपोक्रोमिया होता है, यानी हाइपोक्रोमिक सेल्स भी होती हैं। रेटिकुलर साइड काउंट भी होती हैं। स्फेरोसाइड सेल्स भी होती हैं। ओवाइलोसाइड सेल्स मैंने बता ही रखा है आपको। स्टोमेटो सेल्स होती हैं, बर सेल भी होती हैं, सिकल सेल्स होती हैं, एक्एंथोसाइड सेल्स होती हैं, ठीक है, साइजोइड साइड सेल्स होती हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी सेल्स होती हैं जो कि देखने को आपको मिल जाता है। हेलमेट टाइप की सेल्स देखने को मिल जाती हैं RBC। तो उनमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन या फिर वो RBC सही तरीके से बन ही नहीं पाती हैं, इसीलिए कभी कभी GBP कराया जाता है। उसमें अगर पॉइक्लोसाइटोसिस दिया गया है तो इसका मतलब है इनमें से कोई ना कोई सेल्स आती है। और जब GBP दिया जाता है, हमें जो सेल दिखाई दे जाती है, जैसे कि पेंसिल सेल दिखाई दिया या फिर टीयर ड्रॉप सेल दिखाई दिया, टारगेट सेल दिखाई दिया, जो तो उसको भी हम GBP में मेंशन करते हैं। चलिए, हीमोग्लोबिन कब किस कंडीशन में बढ़ जाता है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्राइमरी इरिथ्रोसाइटोसिस यानी आपको पॉलीसाइथेमिया वेरा जब हो जाता है तो उस कंडीशन में हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। और लो कंडीशन कब होती है, एनीमिया के जब हो जाता है आपको, तो उस कंडीशन में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। सेकेंडरी इरिथ्रोसाइटोसिस, इरिथ्रोसाइटोसिस का मतलब होता है कि आपका RBC ज़्यादा मात्रा में बनना और हीमोग्लोबिन तब उस कंडीशन में ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके और क्या क्या कंडीशन होती हैं, क्रोनिक हाइपोक्सिया, COPD, हार्ट डिसीज और हाई एल्टीट्यूड एरिया में जाने से आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। यानी COPD का मतलब होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज होती हैं। इसके बाद हार्ट डिसीज में जैसे आपकी कोई हार्ट की डिसीज हो जाती है। एलिवेटेड इरिथ्रोपोइटिन ड्यू टू मैलिग्नेंसी, किडनी में अगर किसी तरीके के कोई मैलिग्नेंसी पाया जाता है, नहीं कैंसर जैसे गांठ बन गई है किडनी में, तो उस कंडीशन में आपका इरिथ्रोपोइटिन ज़्यादा बनता है और हीमोग्लोबिन बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर अगर आगे बात करें हाउ टू अप्रोच एनीमिया, एनीमिया को हम कैसे डायग्नोज करें, तो डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ RBC, जैसे कि RBC का क्या नाम है कम हो जाना। इसमें सबसे पहले आता है डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ RBC में बोन मैरो फेल्योर, न्यूट्रिशन डिफिशिएंसीज, इंक्रीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ RBC, एग्जाम्पल के लिए हीमोलिसिस, लॉस ऑफ RBC, इसका एग्जाम्पल होता है ब्लीडिंग। तो देखो भैया, डिक्रीज ऑफ RBC जो क्या होता है, जब आपके बोन मैरो में कोई दिक्कत हो जाती है तो उस कंडीशन में आपके जो खाने पीने की चीज़ें होती खाते पीते हैं उनमें से प्रॉपर तरीके से आपका प्रोटीन नहीं मिल पाता है, आयरन नहीं मिल पाता है, विटामिन B12 ना मिलने की वजह से क्या होता है, ये सारी चीज़ें कम हो जाती हैं, यानी आपकी RBC बहुत कम बनती हैं।
जिसकी वजह से आपको एनीमिया रोग हो जाता है। फिर इंक्रीज कंडीशन में देखते हैं जो हमारी आरबीसी होती हैं उसका डिस्ट्रक्शन यानी क्या नाम है, डिस्ट्रक्शन हो जाना, आरबीसी टूटना, वो कहलाता है हीमोलिसिस कहलाता है। लॉस ऑफ आरबीसी यानी ब्लीडिंग होना एक्सेस मात्रा में जब पीरियड्स वगैरह लेडीज़ों में होता है उस कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब इस डिफरेंशियल में देख लेते हैं एमसीबी कैसे क्या होता है, तो इसको देखते हैं, है ना। जो माइक्रोसिटिक मैंने बता ही दिया, नॉर्मोसिटिक, माइक्रोसिटिक यहाँ पर दे रखा है, लेकिन जो किसकी कमी की वजह से होता है या फिर किनकी ज़्यादा एक्सेस होने की वजह से होता है वो चीज़ देख लेते हैं। जब माइक्रोसिटिक की बात करते हैं तो ये इसमें ये देखते हैं एमसीबी जो होती है डिफरेंशियल में जो बता रखा है वो ये बता रखा है हमने, जो अभी जीबीपी के बारे में बताया कि मैंने बताया था कि माइक्रोसिटिक कब बोलते हैं, नॉर्मोसिटिक कब बोलते हैं और माइक्रोसिटिक कब बोलते हैं। तो देखो भैया ये कब बोलते हैं, इनमें ये इनका जो नॉर्मल रेंज होती है कब वेरिएट इनमें आता है, या आपने नॉर्मल रेंज से कब ज़्यादा या कम हो जाती हैं, तो उसको देख लेते हैं। तो माइक्रोसिटिक की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आयरन डिफिशियंसी हो जाता है। ठीक है, इसके बाद क्रोनिक इन्फेक्शन हो जाता है, थैलेसीमियाज में हो सकता है, और सिड्रोप्लास्टिक एनीमिया। अब ये थैलेसीमिया, सिड्रोप्लास्टिक एनीमिया, क्रोनिक इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ें जो हैं मैं बाद में ये जो टर्म है बाद में डिस्कस करूँगा। यहाँ नॉर्मोसिटिक की अगर बात की जाए तो एक क्रोनिक डिसीज हो सकती है, और अर्ली आईडीए हो सकता है यानी आयरन डिफिशियंसी हो सकता है। ठीक है, आईडीए एक तरीके की डिसीज होती है, सिकल सेल डिसीज हो सकता है, कंबाइंड डिफिशियंसीज हो सकता है, ब्लड लॉस हो सकता है। माइक्रोसिटिक की बात करें तो माइक्रोसिटिक में विटामिन B12 की कमी हो सकती है, हीमोलिसिस यानी ज़्यादा हो सकता है, एमडीएस हो सकता है। आगे बात करते हैं रेटिक काउंट क्या होता है। रेटिक काउंट का मतलब यह होता है कि जब आपकी आरबीसी बन रही होती है तो आरबीसी आपकी जब बन करके तैयार होती है तो उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और जब न्यूक्लियस पाया जाता है आरबीसी में, लेकिन उससे न्यूक्लियस आरबीसी से निकल जाता है, तब उस कंडीशन को हम अनन्यूक्लिएटेड यानी न्यूक्लियस नहीं होता आरबीसी में। लेकिन जब किसी आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है और हमारे ब्लड में चलती हुई दिखाई देती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेटिक काउंट बोला जाता है, रेटिकुलोसाइट बोला जाता है। वैसे हमारे शरीर में कोई भी किसी भी तरीके के जिस आरबीसी में न्यूक्लियस होगा उस आरबीसी को हमारे ब्लड के जो फ्लो होता है यानी बहाव होता है उसमें नहीं देखा जाता है। जब वो कम्प्लीटली बोन मैरो से बन करके निकलती है तब वो हमारे ब्लड के फ्लो में दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ पर एनीमिया का जो डिक्रीज कंडीशन बता रखा है क्या क्या इसमें हो सकता है, तो यहाँ पर रेटिक में क्या दे रखा है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज हो सकती हैं। ये जीबीपी की बात मैं बता रहा हूँ, क्रोनिक डिसीज हो सकती है, बोन मैरो फेल्योर हो सकता है, और इंक्रीज्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी जो होता है वो यहाँ पर यार डिस्ट्रक्शन जो रेटिक काउंट होता है उसका दे रखा है। तो हाइपोप्रोलिफरेटिव होता है, यहाँ पर हीमोलिटिक एनीमिया दे रखा है, क्रोनिक ब्लड लॉस दे रखा है। चलो आगे देखते हैं। देखो आईडीए आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। अब यहाँ पर आईडीए में आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में आयरन रिलेटेड टेस्ट जो होते हैं उनको देख लेते हैं। सीरम फेरेटिन होता है, नॉर्मल रेंज यहाँ दे रखी है, अब ये देख लेना। इसके बाद टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कितनी होती है उसकी नॉर्मल रेंज दे रखा है। यानी आयरन डिफिशियंसी हम कब डिसाइड कर सकते हैं, तो जब आयरन प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं उसमें से पता चलेगा हमें कि हमारे शरीर में आयरन की कमी है या नहीं है। इसके बाद सीरम आयरन देखा जाता है कि सीरम में आयरन कितना है, और एक ईडीडीए में भी ब्लड लिया जाता है। देखो आयरन प्रोफाइल टेस्ट कराने के लिए ईडीडीए ट्यूब में सैंपल लिया जाता है और प्लेन ट्यूब में, दोनों में लेकर भेजा जाता है। तो प्लेन ट्यूब में जो आयरन देखा जाता है वो सीरम में देखा जाता है कितना है, और जो ईडीडीए में देखा जाता है उससे हीमोग्लोबिन देखा जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन वगैरह से सारी चीज़ें निकाल करके देखा जाता है कि उसमें फेरेटिन कितना है। इसके बाद ट्रांसफेरेटिन सैचुरेशन देखा जाता है, आरडीडब्ल्यू देखा जाता है कितना होता है, एमसीएच देखा जाता है, और रेटिक काउंट तो देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आयरन डिफिशियंसी के इंडिकेट करती हैं अगर इनकी वैल्यू जो है कम या ज़्यादा आती है, लेकिन ज़्यादातर कम ही आती है तभी इसको आयरन डिफिशियंसी में काउंट करते हैं। अब यहाँ पर स्टेजेस ऑफ आयरन डिफिशियंसी,
तो स्टेजेस ऑफ आयरन डिफिशियंसी में भैया देखो, यहाँ पर मैरो आयरन दे रखा है, प्लस प्लस में दे रखा है, यानी 40 अगर आ रहा है तो आपका 1 प्लस है। अगर ये 100 के बीच में पहुँच रहा है तो ये 2 प्लस में, अगर 3 प्लस में पहुँच रहा है तो ये क्या हो जाएगा 150 है, अगर 200 में पहुँच रहा है तो 4 प्लस हो जाएगा। यहाँ पर नॉर्मल रेंज दे रखा है फेरेटिन की पहले वाले में, एक दूसरा जो दे रखा है नेगेटिव आयरन बैलेंस, ठीक है। फिर जो तीसरे नंबर में दे रखा है यहाँ पर डिफिशियंसी दे रखा है, नहीं डिफिशियंट क्या है एरिथ्रोसाइसिस का, और आयरन डिफिशियंसी क्या हो सकता है एनीमिया में, ठीक। तो भैया यहाँ पर पूरा चार्ट है, आप एक बार देख लेना। अगर किसी को ना समझ में आए तो मुझसे पूछना कमेंट में, मैं बता दूँगा। ईटियोलॉजी ऑफ आयरन डिफिशियंसी, देखो भैया जब आयरन डिफिशियंसी की बात करते हैं तो ब्लड लॉस होता है। तो उस कंडीशन में जब आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में कोई बीमारी हो या डिसीज हो, मेंस्ट्रुएशन में, यानी आपका जो मेंस्ट्रुएशन होता है लॉन्ग टाइम तक अगर पीरियड होता है, हीमोटेसिस यानी क्या नाम है आपकी आरबीसीओं का रैप्चर होना, डिस्ट्रक्शन होना, और इसके बाद डायलिसिस, जब आप किसी किडनी का पेशेंट का डायलिसिस कराते हैं तो उस कंडीशन में आयरन या फिर ब्लड का बहुत ज़्यादा लॉस होता है। अब इसके इंक्रीज आयरन कब का होता है तो प्रेगनेंसी के टाइम में इरिथ्रोपोएटिन किडनी जो है ज़्यादा बनाती है, फिर क्या उस टाइम में आयरन की मेडिसिन वगैरह दी जाती हैं और कुछ सप्लीमेंट दिए जाते हैं, जैसे विटामिन B12 होता है, आयरन होता है, फोलिक एसिड होता है, ये सारी चीज़ इस तरह की दी जाती हैं। तो उस कंडीशन में आयरन वगैरह ज़्यादा होने की वजह से आरबीसी का जो है प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इनडिक्वेट आयरन सप्लाई होती है, देखो पुअर डाइटरी इंटेक, वैगन मॉल एब्जॉर्प्शन, ठीक है, आयरन बाइंडिंग डिफिशियंसी हो सकती है, सीलियक डिसीज, गैस्ट्रिक बाईपास, ये जो इस तरह की जितनी भी डिसीज़ दे रखा मैं सब अलग से वीडियो में डिस्कस करूँगा। इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ IDA, तो इसके लिए आयरन और ओरल जो आयरन दिया जा सकता है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फेरस है, सल्फेट, ग्लूकोनेट, ये जो है फेरस सल्फेट इंजेक्शन भी आता है, टैबलेट फॉर्म में भी मिल जाएगा आपको, ग्लूकोनेट भी टैबलेट फॉर्म में मिल जाएगा और इंजेक्शन फॉर्म में मिल जाएगा। कैल्शियम भी दे सकते हैं, साथ ही साथ कैल्शियम के साथ साथ फॉस्फेट, एंटाक्सिड दे सकते हैं जो कि इनका एब्जॉर्प्शन होता है, एस्कॉर्बिक एसिड वगैरह भी दे सकते हैं, ऑरेंज जूस में होता है, इनका एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पर कैल्शियम वगैरह की बात करें तो इनका एब्जॉर्प्शन बहुत कम कर देना चाहिए। इसके बाद रिवर्स पेरेंट्रल RX फॉर ओरल इंटॉलरेंस, है ना। तो इसका मतलब क्या नाम है, जब पेरेंट्रल क्या नाम दिया जाता है, मदर के द्वारा क्या नाम दिया जाता है किसी चीज़ को, तो उसको टॉलरेंट करना चाहिए। पैक्ड सेल ट्रांसफ्यूजन इन इमरजेंसी, अब उस कंडीशन में किसी को अगर इमरजेंसी पड़ जाती तो हम PRBC चढ़ा सकते हैं। इसके बाद कंटिन्यू आयरन RX रिएक्शन एट लीस्ट 3 मंथ्स आफ्टर नॉर्मल HB, जब आप किसी को ब्लड डोनेट करते हैं तो उस कंडीशन में 3 मंथ्स के बाद आप दे सकते हैं ब्लड अगेन, इसमें वही 25 बता रखा है। इसके बाद माइक्रोसिटिक एनीमिया की बात करते हैं, तो माइक्रोसिटिक एनीमिया में मैंने बात किया था आपको कि ये जो है विटामिन B12 की कमी की वजह से हो सकता है। आप जब ज़्यादा मात्रा में ड्रग्स लेते हैं, और यहाँ पर दे रखा है कि 5FU क्या नाम है या MTX यानी मार्टुक्स टेस्ट वगैरह लगाते हैं तो उस कंडीशन में पड़ जाते हैं। ये जो क्या नाम RBC जो साइज वगैरह होता है, यानी RBC का जो प्रोडक्शन होता है ज़्यादा हो जाता है। HIV के केस में ये इसका जो प्रोडक्शन होता है कम हो जाना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद जो है यहाँ पर ये थोड़ा सा HIV अलग से दे रखा है, गलत है, लेकिन यहाँ पर लीवर डिसीज हो जाना, एल्कोहल वगैरह जब आप ज़्यादा लेते हैं तो उस कंडीशन में माइक्रोसिटिक हो सकता है, हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम हो सकता है, हीमोलिसिस हो सकता है। ये सारी चीज़ें एक बार आपको फिर जहाँ जहाँ मिलेंगे वहाँ डिस्कस करूँगा। फिर इसके बाद आ जाता है एटियोलॉजी ऑफ विटामिन B12 फोलेट डिफिशियंसी। तो देखो यहाँ पर जो विटामिन B12 की इम्पायर्ड एब्जॉर्प्शन यानी गैस्ट्रिक एट्रोफी, यानी क्या नाम है यहाँ पर जब आपको आपके इंटेस्टाइन वगैरह में कोई प्रॉब्लम होती है, PPI होता है, ठीक है, पेरेनियस एनीमिया हो सकता है, गैस्ट्रिक बाईपास हो सकता है, क्रॉन डिसीज हो सकता है, सीलियक डिसीज हो सकता है। तो इस कंडीशन में आपके
जो विटामिन B12 होती है कमी हो जाती है। पुअर डाइटरी इंटेक, स्ट्रिक वैगन हो सकता है, डिफेक्ट इन ट्रांसपोर्ट में हो सकता है। फोलेट कब कम हो सकता है, क्योंकि फोलिक एसिड जो होता है या फोलेट बोलें तो उसकी भी कमी इसकी वजह से ये क्या नाम है माइक्रोसिटिक एनीमिया हो सकता है। क्रोन डिसीज, सिलिया का डिसीज दे रखा है, डिक्रीज डिओडिनल एंड इलियल एब्जॉर्प्शन। डिओडिनल का मतलब होता है ये जो छोटी आंत होती है उसको क्या नाम है पार्ट होता है। इलियल भी एक उसी तरीके का पार्ट होता है छोटी आंत का। पुअर डाइटरी की बात करें तो इनटेक, जब आप कभी ज़्यादा क्या नाम मात्रा में चाय वगैरह पी लेते हैं एंड टोस्ट लेते हैं, या फिर आप क्या नाम ज़्यादा मात्रा में खाना नहीं खाते हैं, एल्कोहलिज्म हो सकते हैं यानी दारू वगैरह ज़्यादा पीते, शराब वगैरह ज़्यादा लेते हैं, इंक्रीज रिक्वायरमेंट होती है तो प्रेगनेंसी और हेमोलिसिस के टाइम में जो है ना ये ज़्यादा होता है। विटामिन B12 यानी कोबालामिन डिफिशिएंसी, वह चीज़ दे रखा है यहाँ पर। इसकी विटामिन B12 की कमी की वजह से क्या हो सकता है, तो वीकनेस हो सकती है, डिप्रेशन में जा सकते हैं, मेमोरी लॉस हो सकती है, अनस्टडी गेट एंड क्लमीनेस फील करेंगे, पोस्टीरियर एंड लेटरल कॉलम डेसिग्नेशन और डिजेनरेशन हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी। इसके बाद आगे बात करते हैं डायग्नोस्ड बाय B12 लेवल्स। तो इसका क्या नाम, अगर हम B12 की जांच कराते हैं विटामिन B12 की, तो इसका जो नॉर्मल रेंज होती है तो 200 पिकोग्राम में होती है पर ml, है ना। इसके बाद मेथाइलामेलोनिक जो एसिड होती हैं एंड हीमोसिस्टीन क्या नाम एलिवेटेड इन अर्ली डिफिशिएंसी, यानी ये क्या नाम है एक तरीके के एसिड और जो हीमोसिस्टीन जो होती है इनका जो है ना इंक्रीज हो जाना होता है, इन अपनी नॉर्मल रेंज से बढ़ जाते हैं। अगर इनकी बात करें तो जो टैबलेट वगैरह दी जाती हैं B12 के नाम से भी आती हैं, इंजेक्शन भी आते हैं, इनको दे सकते हैं। फोलेट डिफिशिएंसी में भी इसका सिमिलर होता है विटामिन B12 की तरीके जो सिम्टम्स होते हैं कि जैसे आपको यहाँ पर वीकनेस होना, डिप्रेशन, मेमोरी लॉस वगैरह सारी चीज़ें वही होती हैं। और इसमें भी इसके इंजेक्शन आते हैं फोलिक एसिड के, और इसके क्या नाम है टैबलेट भी आती हैं, इनको दे सकते हैं। इसको जब डायग्नोज किया जाता है ये फोलिक एसिड का भी टेस्ट कराया जाता है तो 2 नैनोग्राम में आता है ये, और सिया भी वही मैंने बता रखा है, इंजेक्शन वगैरह हम दे सकते हैं। नॉर्मोसिटिक एनीमिया कब दिया जा सकता है, तो क्रोनिक डिसीज, अर्ली आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, हीमोग्लोबिनोपैथी हो सकता है, प्राइमरी बोन मैरो डिसऑर्डर हो सकता है, और कंबाइंड डिफिशिएंसी यानी आयरन प्लस विटामिन B12 की कमी हो सकती है। एनीमिया आप क्रोनिक डिसीज की बात करें तो थायराइड डिसीज में हो सकता है। ठीक है, एनीमिया किस कंडीशन में हमें दिखने को मिलेगा, जब आपको थायराइड हो सकता है, मैलिग्नेंसी यानी ये किसी तरीके का ट्यूमर बन जाना आपके कहीं पर भी बॉडी में, कोलेजन वेस्कुलर डिसीज यानी आपके जो कोलेजन होते हैं हड्डियों में पाए जाते हैं उनमें कोई डिसीज होना, रिमोटॉइड आर्थराइटिस हो जाना। ठीक है, इस तरीके के पॉलीसिस्टाइटिस हो जाना, मायोसिस्टाइटिस, इसका मतलब ये भी गांठ होता है। ठीक है, पॉली आर्थराइटिस यानी पॉली आर्थराइटिस नोसेडा। ठीक है, आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस यानी आपके हाथों में वहाँ पर कोई चीज़ अल्सर टाइप का बन जाना, क्रॉन्स डिसीज में, क्रोनिक इन्फेक्शन में, HIV में, ऑटियोमाइलाइटिस में, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस में, रीनल में, ये इनकी कमी हो जाती है। ठीक है, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया ACOD तो इसको देख लेना है, चार्ट है यहाँ पर मैंने बताया, ये चार्ट में देख लेना आप लोग। वाइट ब्लड सेल्स की बात करें अगर, तो देखो भैया वाइट ब्लड सेल्स मैंने बताया था कि इसमें 5 तरीके की सेल्स होती हैं, लेकिन इसकी नॉर्मल रेंज की बात की जाए तो हमारे जो WBC होती हैं नॉर्मल रेंज में कितनी में होती हैं, 4000 से लेकर 11000 तक होती हैं, लेकिन इसमें 3000 से 500 से लेकर के 10,500 तक दे रखा। लेकिन आप मान के चलिए ये जो 305 से दे रखा है ये 11,000 तक की काउंट की जा सकती हैं। अब WBC 2 टाइप्स में कि मैंने बताया 5 टाइप की में बताया, लेकिन ये किसके पास बेस पर होता है, इनमें ग्रेनुलोसाइट पाया जाता है, यानी ग्रेन्यूल्स के बेस पर इनको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आता है ग्रेनुलोसाइट, उसमें लिम्फोसाइट और मोनोसाइट होती हैं।
वहीं पर ग्रेनुलोसाइट की बात की जाए तो ग्रेनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल्स होती हैं, नॉर्मल रेंज दे रखा है 50 to 70%, ईसिनोफिल दे रखा है 1 to 5% या 6% तक होती हैं। बेसोफिल जो होती हैं 0 से लेकर 1% तक होती हैं। ग्रेनुलोसाइट की बात की जाए तो लिम्फोसाइट 20 to 40% होती हैं। मोनोसाइट की बात की जाए तो 1 से लेकर के 8 या 10% में पाई जाती हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, जब बात करते हैं चिल्ड्रेंस में या फिर नियोनेट में तो वो अलग रेंज हो जाती है न्यूट्रोफिल्स की और लिम्फोसाइट की। आइए देखते हैं। चलिए देखते हैं। अगर चिल्ड्रन की बात की जाती है तो ये जो चिल्ड्रन होते हैं ये 0 से लेकर 8 साल तक के इनमें जो होती हैं 20 से लेकर 50 तक हो सकती हैं न्यूट्रोफिल्स। वहीं पर अगर लिम्फोसाइट की बात की जाए तो 40 से 70 तक हो सकती हैं। ठीक है, देखो भैया न्यूट्रोफिल्स ये दे रखा है। ठीक है, जो न्यूट्रोफिलिया होती है यानी जब न्यूट्रोफिल्स अपने नॉर्मल रेंज से अगर बढ़ जाती है तो न्यूट्रोफिलिया बोला जाता है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बढ़ सकती हैं, टिश्यू डिस्ट्रक्शन में बढ़ सकती हैं, इन्फ्लामेशन किसी भी तरीके को उस कंडीशन में बढ़ जाती हैं। जैसे कि आपको कोई एनिमल्स काट लेता है, बाइट करता है, तो उस कंडीशन में वो थोड़ा सा अपना केमिकल या फिर जहर थोड़ा सा रिलीज करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर आपको स्वेलिंग होगी, पेन होगा, रेडनेस होगी और ईचिंग हो सकती है ना। इसके बाद सिगरेट स्मोकिंग में बढ़ सकते हैं। कार्टिकोस्टेरॉइड यानी एक हार्मोन्स आपके शरीर में बनता है किडनी में, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है। ठीक है, तो वो जो किडनी के ऊपर ग्लैंड होती है वो आपका क्या बनाता है, कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स बनाता है, जिसे एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। इसके बाद बी एगोनिस्ट, बी एक तरीके का ब्लॉकर होता है यानी, तो ये उस कंडीशन में ज़्यादा बनता है। ल्यूकीमिया के केस में यानी कैंसर जब हो जाता है तब ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स दिखाई देगा। न्यूट्रोपीनिया का मतलब आपके जब न्यूट्रोफिल्स अपनी नॉर्मल रेंज से कम हो जाती हैं तो उसे क्या हम बोलते हैं, न्यूट्रोपीनिया बोलते हैं। इसके डिक्रीज होने की कंडीशन क्या होती है, बोन मैरो में ट्यूमर हो जाना। ठीक है, मेडिकेशन जैसे डायपासोन्स होते हैं ना, सेफाइलोस्पोरिन्स होती हैं, इस कंडीशन में कम हो जाती हैं। इम्यून रिलेटेड जो आपकी बीमारियां होती हैं उनमें हो जाता है, जैसे आर वगैरह दे रखा है, स्लीपिंग वगैरह के होती हैं। पोस्ट एक्यूट इन्फेक्शन में हो सकता है, जैसे HSV, CMV, HIV और EBV। इस कंडीशन में न्यूट्रोफिल्स कम हो सकता है। ईओसिनोफिल की बात करें तो ईओसिनोफिल जो होता है ये ईसिनोफिलिया कब बोला जाता है भैया, जब इसकी अपने नॉर्मल रेंज से बढ़ जाता है। सबसे पहले इसमें पैरासिटिक इन्फेक्शन में मलेरिया हो जाता है आपका। इसके बाद अमीबिक पैचिस हो सकती है, डिसेंट्री जिसे बोलते हैं, और फ्लैट वार्म में जैसे फ्लूक वार्म होता है ना, और फीता कृमि वगैरह जैसे होते हैं, ऐसे कंडीशन में ये बढ़ जाता है। एलर्जी कंडीशन में एंड हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, अब जैसे किसी चीज़ को किसी से एलर्जी होती है तो वहाँ पर क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा उसके शरीर में ईसिनोफिल बनती हैं, तो ईसिनोफिल बनने की वजह से उसको एलर्जी थोड़ा ज़्यादा होती है। इस पर जिलोसिस यानी क्या नाम है, फंगल इन्फेक्शन एक तरीके का होता है। वेस्कुलाइटिस यानी आपका जब टिश्यूओं में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो इस चीज़ को ईसिनोफिलिया बोलते हैं। ठीक है, सेप्सिस में आदि में। देखो लिम्फोसाइटोसिस का मतलब जो ये होता है कि जब आपकी लिम्फोसाइट सेल्स बढ़ जाती हैं तो उसे लिम्फोसाइटोसिस बोलते हैं। ये वायरल इन्फेक्शन में बढ़ जाती हैं, इसमें लिख रखा है EBV, CMV, HIV इन्फेक्शन में, और मोनोन्यूक्लियोसिस में यानी मोनोसाइट जब आपकी कभी बढ़ जाती हैं। ल्यूकीमिया के केस में यानी ल्यूकीमिया मैंने बता रखा है कैंसर होता है। लिम्फोपीनिया कब बोला जाता है, लिम्फोपीनिया का मतलब ये होता है कि जब आपकी लिम्फोसाइट सेल्स कम हो जाती है तो उसे लिम्फोपीनिया बोला जाता है। ठीक है, यह वायरल इन्फेक्शन में कम हो सकते जैसे और मेडिकेशन के केस में भी कम हो जाते हैं, और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि जो लिम्फोसाइटोसिस HIV यहाँ पर दे रखा है तो ये गलत दे रखा है। HIV जो होता है आपके जो लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं, दो तरीके की सेल्स बनाती हैं। सबसे पहले आपको मालूम होगा
ये 2 तरीके की सेल कौन कौन सी होती हैं, एक टी लिम्फोसाइट होती हैं और एक बी लिम्फोसाइट होती हैं। तो जो बी लिम्फोसाइट सेल होती हैं ये मेमोरी का काम करती हैं, और डब्ल्यू जो क्या नाम है वायरस होते हैं या फिर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होता है इसको याद रखती हैं और उनके खिलाफ एंटीबॉडी तैयार करना बी लिम्फोसाइट का काम होता है। जो टी लिम्फोसाइट होती हैं ये डायरेक्ट टारगेट करती हैं वायरस को और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, ठीक है, और उनको टारगेट करके क्या करती हैं, एंजाइम रिलीज करती हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो होती है हमारी लिम्फोसाइट सेल्स जो होती हैं एचआईवी केस में डिक्रीज होती है, ना कि इंक्रीज होती हैं। मोनोसाइट्स की बात करें तो मोनोसाइटोसिस जो यानी मोनोसाइट कब बढ़ती हैं, प्रेगनेंसी केस में, टीबी के केस में, ट्यूबरकुलोसिस जो होते हैं सिफिलिस के केस में, और सार्कोइड के रूप में। सार्कोइड एक तरीके के स्टेरॉइड होता है, एक्यूट इन्फेक्शन में, स्टेरॉइड्स में, ल्यूकीमिया में ये मोनोसाइट कम हो जाती हैं, ठीक है। ये यहाँ पर अभी डायग्राम भी बना रखा है। फिर आगे बात करते हैं प्लेटलेट्स की। तो भैया प्लेटलेट्स देखो होती क्या हैं, प्लेटलेट जो हमारी होती हैं ब्लड क्लॉट के उसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर आपको प्लेटलेट्स की कमी होगी तो आपके शरीर में ब्लड कहीं चोट लग जाती है, घाव बन जाता है, तो वहाँ पर ब्लड की कमी हो सकती है क्योंकि ब्लड लगातार बहता रहता है। अब प्लेटलेट्स की बात करें तो इसको क्या नाम है बढ़ने की अगर बात की जाती है, प्लेटलेट्स का जो दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइटोसिस होता है, थ्रोम्बोसाइट से बोल देते हैं। इसका जो फंक्शनल है जो है प्रिवेंट ब्लीडिंग दे रखा है। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है 1.5 लाख से लेकर कितना होता है 4 लाख तक के होते हैं, 4.5 लाख तक की, ठीक है। अब प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट जो होती हैं ये कब बढ़ जाती हैं, तो ये स्प्लेनेक्टोमी में बढ़ जाती हैं, इन्फ्लामेशन में बढ़ जाती हैं, माइलोप्रोलिफरेटिव डिसीज में बढ़ जाती हैं, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में बढ़ जाती हैं। ये कब कम हो जाती हैं तो ये जो है टीटीपी में हो जाती हैं कम, डीआईसी में हो जाती हैं, आईटीपी में होती हैं, सीटी में हो जाती हैं। ब्लड लॉस में जब कभी आपको जैसे ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा होता है तो उस कंडीशन में है ना स्प्लेनोमेगाली में बढ़ जाती हैं। मेडिकेशन में एंटीबायोटिक्स मेडिकेशन में बढ़ जाती कम हो जाती हैं प्लेटलेट्स, स्प्लेनोमेगाली में कम हो जाती हैं, वायरल इन्फेक्शन में कम हो जाती हैं। वायरल इन्फेक्शन में जैसे आपका डेंगू हो जाता है, एचआईवी हो जाता है। अब डेंगू केस में हमारे प्लेटलेट्स क्यों कम हो जाती हैं, आइए देखो जो प्लेटलेट्स होती है, डेंगू का जो वायरस होता है काफ़ी बड़ा होता है, वो प्लेटलेट्स के साइज के बराबर का लगभग होता है। और ये जब हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाता है तो हमारा शरीर में पहुंचने के बाद ये वायरस क्या करता है, प्लेटलेट्स को टारगेट बनाता है, यानी प्लेटलेट्स को क्या नाम है छिप जाता है प्लेटलेट्स उसकी में। और जब WBC आती हैं तो वायरस को ढूंढने के चक्कर में जो बी लिम्फोसाइट वगैरह होती हैं वो पता तो चल गया कि वायरस है कोई इसी तरीके का, तो प्लेटलेट्स को ही मारना शुरू कर देता है, फिर इनको ही किल करना शुरू कर देता है हमारा WBC, क्योंकि उसको ये नहीं मालूम होता है कि ये वायरस को मार रहे हैं किसको मार रहे हैं। तो इसलिए जो हमारे प्लेटलेट्स डेंगू के केस में, मलेरिया केस में, HIV केस में कम हो जाती हैं, ठीक है। बोन मैरो डिसऑर्डर में हो सकता है इसी तरीके से। अगर आपको PDF की ज़रूरत है तो मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा लिंक, वहाँ से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले मैं दोस्तों बताना चाहूँगा मेरे वीडियो को लाइक करें यार, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जितनी जल्दी आप 1000 मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा देंगे उतने अच्छे और वीडियो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे।